भाई रुझानों में तो कांग्रेस की हरियाणा में बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस का दावा था कि हम एग्जिट पोल से भी आगे जाएंगे, तो फिलहाल 60 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे। शुरुआती रुझान है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे जो है इतना बड़ा जो गैप होता है ना रुझानों का, ये बहुत बड़ा गैप होता है। यानी अब ये माना जा सकता है कि ये नतीजे जो हैं वो भी एग्जिट पोल की तरफ ही बढ़ रहे हैं, या शायद जैसा कांग्रेस का दावा रहा है कि और ज्यादा बड़ा मैंडेट उनको हरियाणा में मिलता दिखाई दे। हाँ, दिलचस्प मुकाबला रहेगा। जम्मू कश्मीर में लगभग यही स्थिति एग्जिट पोल में ज्यादातर दिखाई गई थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर रुझानों में कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। 35 अपने दम पर है, यानी अभी सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है। 20-20 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यानी गठबंधन 40 सीटों पर दिखाई देता है, और 12 जो अदर्स होंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 46 जो चाहिए यानी वो दिलचस्प होने वाला है। पीडीपी के पास 3 है। पीडीपी को लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही। बहुत लोग सवाल हालांकि पूछते दिखाई दिए। आपने देखा उमर अब्दुल्ला से भी पूछा जा रहा था कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने कहा ना उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, ना ऐसी कोई बात है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले पूरे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद इस पर बात होगी। बात सही भी है, नतीजे आने के बाद में क्या समीकरण बनेगा वो देखा जाएगा, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई समीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी की निर्दलीय विधायकों पर नजर है, और बीजेपी और गठबंधन के बीच ये कड़ी टक्कर अंत तक देखने को मिलेगी। मैंने शुरुआत में भी आज सुबह सुबह आपसे कहा था कि आप देखेंगे कि बेशक थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाए हरियाणा की, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा जब तक सभी रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते, क्योंकि कुछ एक दो सीटों का भी इधर उधर होना बड़ा उलटफेर यहाँ पर कर देता है। तो वैभव जी, आपका उत्साह जो है वो बहुत जायज़ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे भी थोड़ा सा बोलें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलहाल रुझानों में अपने दम पर 35 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, और यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पूरी तो सीटें लड़े भी नहीं और निर्दलीयों पर भी उनकी उम्मीद है। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? आप क्या हरियाणा जैसी ही उम्मीदें अभी जम्मू कश्मीर से लगाए बैठे हैं, या आप थोड़ा एक बैलेंस प्रतिक्रिया देंगे कि इसका इंतज़ार करेंगे? नहीं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, देखिए फाइनल रिजल्ट आने तक। और मैं आपको एक बात कह रहा था, आपके जो साथी रमेश जी कह रहे थे कि ईवीएम पे सवाल नहीं। देखिए ईवीएम विरोधियों का जो बात है उसके अगेंस्ट पैरोकारी जो करने वाले लोग हैं कि ईवीएम पे सवाल, आवाज रिपीट आ रही को बहुत तेज है जी। तो ईवीएम के मुद्दे पे कांग्रेस आज भी उस बात को करती है कि जिस बात में जनता का भरोसा नहीं है उसको बदल दीजिए। निष्पक्ष चुनाव की बात होती है जब वोटिंग के दिन किसान सम्मान निधि लोगों के फोन पे चले जाता है, मैसेज बजता है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये सवाल होता है। रिजल्ट चाहे हमने 14 का आया, 19 का आया या 24 का आया, हमने रिजल्ट को माना है, परिणाम है, वो जनादेश है। लेकिन जनता के मन में जो बात है ईवीएम को लेके, तो उसके लिए तो सवाल तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। एक वाकया मैं बात आपको बता देता हूं कि 2012 में जब पंजाब और यूपी का चुनाव रिजल्ट आया था, तो राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो कि लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्होंने कहा कि जब पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो वहां ईवीएम ठीक है, यूपी में हमारी बनी, उत्तराखंड में हमारी बनी, तो ईवीएम वहां खराब है। उस टाइम के लीडर ऑफ अपोजिशन ने, हमारे कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम पंजाब की गवर्नमेंट विड्रॉ करने को तैयार हैं, क्या आप यूपी और उत्तराखंड की गवर्नमेंट विड्रॉ करके बैलेट से चुनाव कराएंगे? सरकार भाग खड़ी हुई थी। तो वो सवाल आज भी जायज है, और हम आज भी इस बात को लेके क्लियर हैं कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और निष्पक्ष। पर वैभव जी, अब आपका हिमाचल हो गया, कर्नाटक हो गया, इतना बढ़िया प्रदर्शन आपने लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने किया, अब आप हरियाणा का भी देख रहे हैं मामला, इसके बाद भी इस पर बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, ईवीएम पर सवाल खड़े करना, ये थोड़ा सा ऐसा मैं प्रवीण जी बस 10 सेकंड दीजिए। मैं इस बात को, मैं बात को कह रहे हैं ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो, इसके लिए सवाल हम नहीं खड़े करें। मुझे याद आता है कि मायावती जी की सरकार थी और चुनाव के दौरान लखनऊ में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी हाथियों की,
और एसवाई कुरैशी साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और भाजपा के लोगों ने कहा कि ये हाथियां वोट मांग रही हैं, तो क्या सच में वो वोट मांग रही थी? लेकिन उनका संशय था और उस संशय के निवारण के लिए उन हाथियों के मूर्तियों को बड़े बड़े बोरों से ढका गया, पर्दे से ढका गया, पूरे चुनाव वो ढका रहा। तो ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस पे बात कर रहा है? तो ईवीएम पे अगर जनता को भरोसा नहीं है तो इस पे बात होनी ही चाहिए, और हम आज भी उस बात पे कायम है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए। मैं अभी आपके पीछे आतिशबाजी की आवाजें भी सुन पा रहा हूं, तो मतलब जश्न माहौल शुरू हो गया है। जलेबी का इंतजार आप भी कर रहे होंगे, खाएंगे भी, बांटेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बड़ी सफलता दिखाई दे रही। मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर पर मौजूद हैं। मोहित, क्या अपडेट है आपके पास? हर किसी को जानकारी थी, जी मालूमात थी, और वो अब ये चुनाव के जो परिणाम हैं उसी दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। और मुझे जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, उनका वो शेर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि वफा खुद नहीं करते और खता ईवीएम की बता देते हैं। तो मैं अक्सर ये कहूंगा कि चाहे वो जीवीएल नरसिम्हा राव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, या फिर तो हरियाणा की सभी 90 सीटों पर रुझान आ गए हैं। पूर्ण बहुमत रुझानों में, पूर्ण बहुमत से बड़ा आगे, एक तरह से सुनामी है ये सीटों की। हालांकि उम्मीद जो है वो 70 सीटों की कांग्रेस ने की थी, फिर भी जो एग्जिट पोल लगभग जिस ओर इशारा कर रहे थे उसी तरफ ये परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। और एग्जिट पोल की दिशा में ही आपको नतीजे या शुरुआती रुझान भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगभग कमोबेश स्थिति वही है। 25-15 नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 पर, कांग्रेस 15 पर, 40 का ये आंकड़ा चल रहा है इस गठबंधन का। पीडीपी 5 पर, 11 आदर्श और 34 पर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों पर नज़र बनाए हुए है। हालांकि ये बड़ा कांटे का मुकाबला रहेगा और आप इस पर अभी कोई बहुत जल्दी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा कांटे का रहेगा। प्रियदर्शनी जी को आप देख पा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जुड़ गई हैं मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झटका एक आपको, कई बातें हुई हमारी और आपने बड़ा उत्साह भी दिखाया था, लेकिन अभी चलिए पहला रिएक्शन दीजिए आपका। प्रवीण जी नमस्कार आपको, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है प्रवीण जी, कि इस किस्म की जनता जनार्दन होती है। ठीक है, जनता का जनादेश, हम अगर ऐसा ही यही जनादेश है, अगर 12-1:30-2 बजे तक भी यही रहा, तो हम जनता का जनादेश जो है स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आकलन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या रह गया कमियां, क्योंकि काम जितना हमने किया, और हम आशा करते हैं कि जो आने वाली सरकार हो उनसे आशा करते हैं कि जो कमियां इन्होंने पहले कर रखी थी वो कमियां नहीं रखेंगे। तो मैं तो बोलूंगी कि प्रवीण जी, हमें तो जनता का जनादेश बनना चाहिए, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। अभी भी रुकिए, अभी 1-1:30 बजे तक अभी भी पिक्चर बाकी है। पिक्चर खत्म सी दिखाई दे रही है मुझे तो प्रियदर्शनी जी, और आपसे इतना लंबा चर्चा हमारी हुई है, मुझे वो बातें भी याद आ रही हैं सारी। हालांकि मुद्दे हैं, आप पार्टी प्रवक्ता के नाते आप लोगों का धर्म होता है, आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा गैप है, मतलब एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत क्लैरिटी के साथ हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुना, बहुत क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को खारिज किया है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस आज से ही नहीं, पहले से ही एक फॉल्स नैरेटिव जो जनता के प्रति होता है, वो हमेशा नरेट करने में बहुत ज्यादा अच्छे नरेटर है, आप समझे। तो मुझे लगता है कि ये नरेशन इन्होंने क्लियर कर दिया, और मैं तो आशा करती हूं कि अब नरेशन ना करें, अब काम करें, अब धरातल पे काम करें। अब हरियाणा की जनता इनसे इतना बड़ा अगर जो जनादेश दिखाई दे रहा है, मैं भी अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, कि इतना बड़ा जो जनादेश इन्होंने दिया है जनता ने, तो अब उस पे काम करें। ऐसा ना हो कि 10 साल पहले जो हुड्डा साहब की सरकार में होता था वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता का मुख्यतः क्या होता है, सरकार का मुख्यतः काम होता है काम करना जनता के लिए। अगर आप अपना काम नहीं कर पाते हैं या जनता की अपेक्षा नहीं कर पाते, तब कहीं ना कहीं आपका फेल्योर है। और हम क्यों नहीं आए इतना काम करने के बाद, इस पे भी आकलन करना जरूरी है, जो कि हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हरियाणा
के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो बैठेंगे और आकलन करेंगे। इतना काम करने के बाद भी हम क्यों नहीं आए, इसका हम आकलन करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है आपका जो जवाब है। मेरे साथ अमरीश रंजन पांडे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ गए हैं। पांडे जी, पहले तो आपको शुरुआती रुझानों पर शुभकामनाएं, और ऐसा लगता है कि नतीजे इसी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जलेबी मैं देख रहा हूं कि जलेबी को आपने बिल्कुल इनको चुभाने के लिए, चिढ़ाने के लिए जगह जगह बड़ी बड़ी जलेबियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकल था कि आज अगर नतीजे ऐसे ही आए जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं तो बड़ी बड़ी जलेबियां बनवाएंगे? नहीं, चिढ़ाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है। जलेबी की मिठास पूरे देश के तमाम लोगों तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामना है। और एक मैसेज है कि हर चीज को मजाक न बनाया जाए। अगर नहीं जानते हैं तो सीखें, नए दौर का समय है, अभी बहुत चीजें बदल रही है। तो चिढ़ाने के लिए तो कतई नहीं, हाँ अपने लोगों के मुंह को मीठा करने के लिए तो पक्का हम बांट रहे हैं और बांटते रहेंगे। इवन अब आपको मैं यहाँ दिखा पाता, हमारे पास भी एक डब्बा पड़ा हुआ है। अब काश आप लोग हमारे स्टूडियो में होते तो आपको भी जलेबी खिलाता, अब तमाम चैनल के सभी साथियों को खिलाता मैं। जी, हम तो वैसे ही स्वीकार कर लिया, उपवास में हैं तो अब जलेबी तो नहीं खा पाते आपकी। राज बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज बिहारी जी, ये अभी जो जलेबी वाला बयान था या कोई भी बयान आते हैं, इन बयानों को लेकर हम देखते हैं कि बड़ा कोशिश की गई, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी किया गया, बड़े मीम्स भी बनाए गए। लेकिन अब मैं ओवरऑल ये जानना चाहता हूँ कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, ये जो कोशिशें की जाती हैं। आपको लगता है कि चुनावी राजनीति में इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, या जनता का एक मूड और मिजाज होता है, एक स्विंग चल रहा होता है कि नहीं भाई इस बार इस दिशा में जाना, और उस दिशा में चल पड़ती हैं चीज़ें? देखिए, आजकल राजनीति में और ख़ासकर जब चुनाव आते हैं तो कुछ मार्केटिंग एजेंसियां हावी हो जाती हैं, और राजनीतिक दल भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुकाबले सोशल मीडिया को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, जिसका असर ये होता है कि चुनाव में जो चल रहा होता है, जो मुद्दे होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। राजनीतिक दलों के लिए, जनता के लिए नहीं छूटते। जनता ने तो अपना मन बना लिया होता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है, उनके लिए क्या मुद्दे हैं। लेकिन इस तरह के जो मैंने कहा ना, मार्केटिंग एजेंसियाँ इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं, नए नए कार्टून बनाती हैं, जो भी हैं गीत बनाते हैं, नए नए तरीके खोज के कि भाई किसको घेरा जाए, लेकिन उसका जनता में बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। और मेरा मानना है कि हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पर एग्रीकल्चर को ही कल्चर की तरह माना जाता है, वहाँ इस तरह के मुद्दे बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। जनता ने मान लिया था कि हमें सरकार को बदलना है, तो जनता ने सरकार को बदल दिया। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इस तरह की मार्केटिंग एजेंसियों के माध्यम से या सोशल मीडिया की जो दुकानदारी करते हैं, उसके तरीके से जनता को नहीं भरमाया जा सकता है। ये ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, मजाक उड़ा लिया, ये सच बात है कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इसको बनाया या भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका जनता पे कोई असर नहीं पड़ा। और हमने देखा है ऐसे बयान कई बार तमाम राजनेताओं के, मतलब उसको पकड़ लेना और उसको फिर बहुत तेजी से। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने अपनी रणनीति बनाई, मुख्यमंत्री को बदला गया, मंत्री बदले गए, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि हम इतना काम करने के बाद भी हार गए, हम इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, मैं हरियाणा की राजनीति को बचपन से जानता हूँ। मैंने 71 का पहला चुनाव देखा है, अब का भी चुनाव देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो पहले था ना, हार के बाद भी समीक्षा करनी है और जीत के बाद भी समीक्षा करनी है, वो परंपराएं खत्म होती जा रही है। मैंने बहुत सारे जो पुराने नेता हैं उनके माध्यम से सुना है। मैं दिल्ली की राजनीति भी देख रहा हूँ। दिल्ली की राजनीति में भी आज तक हार से कोई सबक नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर विधानसभा चुनाव में। इसी तरह से मैं हरियाणा में भी देख रहा हूँ। हरियाणा में अगर पार्टी 2014 में जीती और 2019 में मिलजुल के सरकार बनाई, उसके बाद पार्टी ने कोई बहुत बड़ा आत्मचिंतन किया। अभी आत्ममंथन की बात कह रहे हैं, लेकिन तब मैं इसको थोड़ा और समझूंगा और बड़े परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब महाराष्ट्र के चुनाव मेरे सहयोगी विकास अब्रोल बड़ी देर से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लगातार कई जगहों पर जाकर वो चुनाव को कवर करते रहे। विकास, अब सबसे दिलचस्प, क्योंकि यहाँ तो तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है हरियाणा में, लेकिन
जम्मू कश्मीर दिलचस्प होने वाला है। 37 सीटों पर शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 11 पर अदर्स आगे चल रहे हैं, जबकि 24-14 कांग्रेस एनसी जो गठबंधन है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, 40 के अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या समीकरण आपको लगता है कि वहां पर वो किस तरह की सुगबुगाहट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है? देखिए, इस जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है बहुत अलग अलग करवट ले रही है हर आधे घंटे में। और इस वक्त की बात करें तो आपको बताऊं कि जम्मू के एक भाजपा के बड़े नेता है देवेंद्र राणा, उनके साथ एक भाजपा के ही बहुत बड़े नेता जो दिल्ली में होते हैं, वो इस वक्त कश्मीर में हैं। तो कहीं ना कहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है, निर्दलियों के साथ बैठकें शुरू हो चुकी हैं। वहीं पे बात करें जम्मू की जो 11 सीटें हैं, इन पे सब पर भाजपा आगे चल रही है। और सबसे खास बात है किश्तवाड़ की सीट, जहां पर सजाद अहमद किचलू जो राज्य गृह मंत्री भी रह चुके हैं पिछली सरकारों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, और उनसे जो शगुन परिहार है वो तकरीबन 231 वोटों से आगे चल रही है। तो यहाँ पे बहुत कांटे के टक्कर चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर की बात करें, जहां पर एक गुरेज की सीट पर भाजपा की उम्मीद कर रुझान नहीं है, इसलिए लेकिन कश्मीर से भी उम्मीद की जाती है कि शायद एक सीट भाजपा की आएगी। लेकिन जम्मू संभाग में इस वक्त सब नेता एक दूसरे से मिलना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि रुझान जिस तरह से आ रहे हैं वो लग रहा है कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन भाजपा ने अपने अभी सारे पत्ते खोले शुरू कर दिए हैं। वो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, की जा रही है कि शाम बड़े दिलचस्प और बड़े रोचक जो है गठजोड़ देखने को मिल सकते हैं। जी, मैंने एक ये जब हम बातचीत कर रहे थे अपने तमाम कार्यक्रमों के दौरान, तो मुझे भी लग रहा था कि अगर हरियाणा जाता है, जिसकी बहुत चांसेस उस समय पर भी लग रहे थे, तो जम्मू कश्मीर से कंपनसेट भारतीय जनता पार्टी ज़रूर 1-on-1 करना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं शुरुआत से कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के ये रुझान और इनके नतीजे, ये आपको रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि जो लीड अभी भारतीय जनता पार्टी की दिखती है रुझानों में, जैसे 38 सीटों पर आगे है, अगर अकेले के दम पर भारतीय जनता पार्टी 38-40 इसके आसपास का आंकड़ा छू पाती है, तब ये बहुत ही बड़ा एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और उनके लिए एक सुकून की बात रहेगी। क्विक कमेंट्स पर जाएंगे अभी इस वाले सेगमेंट में। उससे पहले मृगांक प्रभाकर मेरे सहयोगी चुनाव आयोग कार्यालय से मौजूद हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। मृगांक, क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, अब जो बैलेट की काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। मतलब जो ईवीएम्स हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो गई है। आधा घंटा पहले शुरुआत में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे वो बैलेट पेपर्स के दिखाई दे रहे थे, पोस्टल बैलेट्स के, और उसके बाद आधा घंटे के बाद जो काउंटिंग शुरू हुई है, लगभग एक राउंड पूरा हो चुका है। और उसके मुताबिक जो हरियाणा का ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस लीड कर रही है, 4 में बीजेपी लीड कर रही है और ये 1 पे जो है आईएनएलडी लीड कर रही है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कुछ इसी तरह के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जो जम्मू का रीजन है उसमें से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और घाटी के रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक जरूर प्रवीण जी आपको बताऊंगा कि जम्मू रीजन के अंदर कांग्रेस को अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। आशा की जा रही थी कि कांग्रेस ये 10 से 12 सीटें वहां ले सकती है, लेकिन अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर 18 से 20 सीटों पे कांग्रेस जो है जम्मू रीजन में आगे चल रही है और बीजेपी के पास कोई लगभग जो है 22 या 24 सीटों का आंकड़ा है जहां पे वो आगे चल रही है। इसके अलावा घाटी के अंदर 22 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। पीडीपी काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और जैसा अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स दिखाई दे रहे थे वो एग्जिट पोल्स में लगभग जो है तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो हरियाणा से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का जो आंकड़ा था उससे काफ़ी नीचे बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों के अंदर। कई जगह से जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है कांग्रेस कई रीजन्स के अंदर लगभग 70 सीटों पे 90 में से 70 सीटों के ऊपर कांग्रेस जो है लीड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है। हाँ, देखिए, शुरुआती रुझान में अभी मैं जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि एक समय पर जो है वो बीजेपी थोड़ा आगे दिख रही थी, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 26-26 पर आ गए हैं। अगर ये आंकड़ा है तो फिर दोनों जगह बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। रासबिहारी जी, जैसा मैंने कहा, क्विक कमेंट की आगामी राजनीति पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर ये जो चुनाव होते जा रहे हैं, हिमाचल, कर्नाटक, इसके जैसे कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया, इंडिया अलायंस, फिर विपक्ष का थोड़ा सीटें बढ़ाना, बीजेपी का पूर्ण बहुमत से अपने दम पर रुक जाना, जैसी कई चीज़ें होती जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव है, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देश की राजनीति को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं?
नहीं, देखिए कि हम राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे क्या होते हैं उससे राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो जहां कांग्रेस भी 2014 के बाद लगातार साफ होती गई थी, वहां कांग्रेस अब लगातार बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी का कभी, क्योंकि जिस तरह से मतदाताओं का मिजाज बदलता रहता है, अगर हम ख़ास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई वर्चस्व नहीं रहा, वहाँ 2014 में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई थी, और जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। तो लेकिन धीरे धीरे 10 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मतदाताओं का रुझान बदल गया। तो इसी तरह ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये रुझान आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अब सभी पार्टियां रेवड़ियां बांट रही हैं, ख़ास तौर पे अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें कि अगर 22 राज्यों में अगर बिजली माफ़ कर दे बीजेपी तो हम चुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकारों पर बोझ बढ़ता जा रहा है उसकी विकास की योजनाओं पे असर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम कब तक जातिगत राजनीति करते रहेंगे। और खास तौर पे अगर हम ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम राजनीतिक समीकरणों को देखें तो हम जानते हैं कि बिहार जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ में है। हम देख रहे हैं पंजाब, दिल्ली। प्रियदर्शनी जी, मैं आपका कमेंट भी चाहूँगा और अमरीश जी के पास भी जाना चाहूँगा, लेकिन पहले प्रियदर्शनी जी आप मुझे बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल, कर्नाटक के बाद हरियाणा ये आपके लिए झटका होगा, पंजाब, दिल्ली पहले ही झटका है, महाराष्ट्र चुनाव एक चुनौती है, और दक्षिण के राज्यों को लेकर हम जानते ही हैं उसकी एक एनालिसिस हमेशा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर अभी अपनी ज़मीन बनानी है। ये बताएं मुझे कि धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं विपक्ष एक हावी होता दिखाई दे रहा है अगर प्रादेशिक राजनीति के लिहाज से देखा जाए, और अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देखें तो विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको लगता है कि एक जो वो समय था 2014 वाला वो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ है? मैं आपको बताऊं प्रवीण जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पहली बात में भी यही बोला कि एक फॉल्स नैरेटिव देखिए विपक्ष जनता को देने में सफल रहा है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता बड़ी जल्दी इनको समझ जाएगी और कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। मैं आपको बताऊं किस तरीके से ये लोग फॉल्स नैरेटिव बहराते हैं। लोकसभा चुनावों में भी इन्होंने इस तरीके का फॉल्स नैरेटिव डालने की कोशिश की कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जबकि मैं बता दूं आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंशियल रूल का है, वो उसका सबसे ज्यादा उपयोग राहुल गांधी जी की दादी जी ने किया था। 18 बार किया है उन्होंने, 18 बार चली हुई सरकार को उन्होंने आर्टिकल 356 लगा दिया। तो इससे साफ पता लगता है 56 बार कांग्रेस के जितने भी सिटिंग नेता, जितने नेतागण रहे, जितनी भी 60 साल सरकार रही है इनकी, इन्होंने ये काम किया है और लोकतंत्र हम खत्म कर रहे हैं। तो ये जनता धीरे धीरे ठीक है, ये तो पुरानी बातें हो जाएंगी। आज थोड़ा सा इसको फ्रेश ही रखते हैं। आपने एक चीज कही कि एक फॉल्स नैरेटिव रखा गया। अमरीश जी, आपने संविधान वाली बात कही और ये इसी को फॉल्स नैरेटिव के तौर पर रखा जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे जैसी चीजों का इंपैक्ट पड़ा है। बहरहाल मेरा सवाल आपसे यही है, आप लोग किस विजन के साथ में देख रहे हैं अभी वर्तमान राजनीति जो चल रही है, और आपको अगर हरियाणा में कामयाबी मिलती जैसा कि रुझानों में दिखाई पड़ रहा है तो आप इसको किस तरीके से आगे ले जाएंगे और कैसे कल्टिवेट करने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? देखिए, पहली बात, फॉल्स नैरेटिव के बलबूते ये लोग आए थे सत्ता में और जिसको जनता ने नकार दिया है, और जो ये कह रही थी कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती, ये इन पे लागू होता है कि काट की हांडी सच में बार बार नहीं चलती। आपने विकास की बात करके विनाश की राजनीति की है। आज हरियाणा के वही किसान जिसे आप कल आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, उनके लिए सड़कों पे कीले बिछा दी गई। 700 से ज्यादा किसानों की हत्या हुई है। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं कि वो सरकार के स्पॉन्सर्ड थे। अगर सरकार चाहती तो उनकी हत्याएं रुक सकती थी। हमारी हरियाणा की बेटियां जो मेडल लाती है देश के लिए, उनके साथ अभद्रता करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और आज भी देखिए किस फॉल्स नैरेटिव की बात कर रही है ये, कि ये राम रहीम जैसे बलात्कारी को जेल से पैरोल सिर्फ इसलिए पैरोल पे लाया गया है कि कुछ इनको बेनिफिट हो।
और जनता जानती है इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमारी राजनीति विकास की राजनीति होगी, सबको लेके। पहली तो हरियाणा में जो देश के नंबर 1 अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, वहां पे उसको कम करना है। महंगाई की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार में हरियाणा सबसे ऊपर, और सेम स्थिति कमोबेश जम्मू कश्मीर के। तो हमारी जो गारंटीज हमने जो दी है, पहली बात होगी कि चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार बनते ही हम अपनी गारंटीज को लागू करेंगे और अच्छे से सरकार को, राज्य को चलाएंगे, जम्मू कश्मीर को और हरियाणा को। क्योंकि लोग अगर हम पे भरोसा कर रहे हैं तो उनकी भरोसा पे हम खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे, लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, बरगलाएंगे। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ही जगह पर अगर रुझानों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है एक। और देखिए ये शुरुआती ट्रेंड्स जो हैं अब धीरे धीरे मजबूत रुझानों में या बड़े गैप में तब्दील होते हैं। जैसे गढ़ी सांपला से भूपिंदर हुड्डा जो हैं वो बिश्नोई से काफ़ी आगे हो गए हैं, 5000 से ज़्यादा वोटों का गैप। तो ये धीरे धीरे अगर गैप बढ़ता है तब ये थोड़ी देर बाद ये रुझान जो है वो नतीजों की तरफ बढ़ते हैं। और कई जगह जैसे आपने अभी देखा जम्मू कश्मीर में कितना तेज स्विफ्ट आया। एक समय पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा था 40 के आसपास जा रही है, लेकिन अभी 30 के आसपास दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है 26-26 यानी पूर्ण बहुमत इस गठबंधन को फिलहाल जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें मिलता दिखाई दे रहा है।